जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। मां प्रोफ़ेसर डॉक्टर संतोष शिव कुमार खत्री, विद्यावर्धिनी महाविद्यालय, राजनीति विज्ञान विभाग जो विभाग प्रमुख, दुलिया महाराष्ट्र मां। अॼु मां तव्हांजे साम्हूं विभीषिका स्मृति ॾींहुं या भारतीय सिंधु सभा सिंध स्मृति ॾींहुं मल्हाईंदी आहे ऐं इहो 14 अगस्त ते मल्हायो वेंदो आहे। छो मल्हायो वेंदो आहे इनजी मां अॼु जे वीडियो में ॼाण ॾींदुसि। आशा आहे अव्हां सभिनी खे इहो वीडियो पसंदि ईंदो, पर मां हीअ जेकी ॼाण ॾियां थो उहा हिंदीअ में ॾियां थो। उनजो कारण आहे कि जेकी हीअ ॼाण आहे सिर्फ़ु सिंधियुनि खे न ख़बर पवणु खपे। सिंधियुनि खे चङनि असांजे बुज़ुर्ग सिंधियुनि खे वॾनि खे इन जी ॼाण आहे, पर ग्लोबली सभिनी खे इन जी ॼाण पए या सॼे संसार खे इन जी ॼाण पए। गॾोगॾु असांजा जेके नौजवान आहिनि इन्हनि खे बि इहा ॼाण पए कि असां 14 अगस्त ते सिंध स्मृति ॾींहुं या विभीषिका स्मृति ॾींहुं छो मल्हाईंदा आहियूं। इन जी ॼाण मां हिंदीअ में ॾियां थो ऐं आशा आहे तव्हांखे पसंदि ईंदी। 14 अगस्त भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिन मनाया जाता है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने 2021 में इसकी घोषणा की थी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, और विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त यह दिन मनाया जाता है। ऐसा भी क्या खास था हमारे हिस्से की जमीन में, ऐसा भी क्या खास था हमारे हिस्से की जमीन में जो सिंध कहलाती थी, जिसे हासिल करने के लिए हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया। यह कहना है हम सिंधियों का या उन लाखों सिंधी शरणार्थियों का जिन्हें आज़ादी की कीमत अपना सब कुछ लुटाकर चुकानी पड़ी। भारत तथा सिंधी समुदाय के लिए विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं था, किसी हॉरर्स से कम नहीं था। भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानवीय विस्थापन और मजबूरी में पलायन की हुई एक दर्दनाक कहानी है, जिसको पूरे सिंधी समुदाय ने सहा है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें लाखों सिंधी लोग अजनबियों के बीच एक विपरीत वातावरण में, एक नए वातावरण में अपने आशियाने की तलाश कर रहे थे। लाखों सिंधी शरणार्थी उन प्रांतों और शहरों में चले गए जो अपना तो था, लेकिन जहां हमें कोई पहचानता नहीं था, जहां अपनी भाषा नहीं थी, जहां वहां रहने वालों से अपना कोई संबंध नहीं था। अपनी संस्कृति अलग थी, उनकी संस्कृति अलग थी। ऐसे में शरणार्थियों को अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी पड़ी, और भारत के विभाजन के दौरान सिंध के अल्पसंख्यक हिंदू और सिख, इनको विकराल और भयावह त्रासदी सहन करनी पड़ी। उस समय का कड़वा अनुभव आज भी सिंधी समुदाय के उन बड़े बुजुर्गों के जहन में जिंदा है, जो भारत तो आए, भारत के विभिन्न प्रांतों में आए, लेकिन उसे लगता था यह एक टेम्पररी पलायन है, हमें वापस सिंध जाना पड़ेगा। लेकिन किसे पता था कि हम अपना सब कुछ छोड़कर एक अजनबी दुनिया में आ गए हैं, जहां अपना कोई नहीं, और हमें नए सिरे से अपने इतिहास को लिखना है। आपको बता दूं, 17 दिसंबर 1947 को सिंध हैदराबाद और 6 जनवरी 1948 को राजधानी कराची में दंगे हुए, और उन दंगों से हिंदू सिंधी इतने कदर भयभीत हुए कि नवंबर 1947 तक 2.5 लाख से अधिक सिंधु हिंदी पलायन कर चुके थे। जनवरी 1948 तक 4,78,000
और जून 1948 तक 14 लाख में से लगभग साढ़े 12 लाख सिंधी हिंदुओं ने अपनी ज़मीन, अपनी मातृभूमि सिंध को छोड़ दिया था। सिंध से आने वाले सिंधी हिंदुओं ने कराची और मुंबई, तब का बम्बई के बीच अपना सफ़र पानी के जहाज़ से तय किया और साथ ही साथ कराची से कांडला बंदर तक का भी सफ़र उन्होंने पानी के जहाज़ से तय किया। भारत सरकार ने सिंधी हिंदू शरणार्थियों को लाने के लिए तब के समय में 9 स्टीमर लगाए थे और एक स्टीमर में तकरीबन 1100 शरणार्थियों को भारत लाया जाता था। उस समय हिंदू सिंधी सिंध छोड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं था। 1948 में हिंदू सिंधी सिंध छोड़ न पाए, इसलिए पाकिस्तान सरकार ने कड़े नियम लागू किए, क्योंकि सिंध का जो कारोबार था, सिंध का जो ऐश्वर्य था, वह सब हिंदुओं के साथ था और हिंदू अपना सब कुछ छोड़कर वह भारत आ रहे थे। ऐश्वर्य का मतलब ये नहीं है कि जमीन, संपत्ति और जो मोह माया का संसार का मोह माया वह छोड़कर आ रहे थे। वह अपना ज़हनी, जिसको कहें अपना दिमाग, अपने साथ भारत में लेके आ रहे थे। और आपको पता है, सिंधियों ने अपना जो मुकाम खड़ा किया है, वह अपनी दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत और अपनी निष्ठा से और अपनी जिद्द से जो कुछ आज हमने प्राप्त किया है, सिंधी लोगों ने वो प्राप्त किया था। और उस समय में पाकिस्तान सरकार को यही डर था कि अगर यह सब हिंदू सिंधी यहाँ से चले जाएँगे, तो सिंध को कौन सँभालेगा? इसलिए उन्होंने 1948 में हिंदी सिंधु सिंध छोड़कर न जाएँ, इसलिए कड़क नियम लागू किए और 4 परमिट लागू किए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, लगभग 90% सिंधी हिंदू सिंध छोड़ चुके थे। सिंध में बड़े पैमाने पर पलायन था और जिसे रोकना पाकिस्तान सरकार के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका था। क्या परमिट लगाए थे? कौन-सी परमिट प्रणाली शुरू की थी उस समय की सरकार ने सिंध से निकलने वाले हिंदी सिंधुओं के लिए? ये थी आयकर विभाग, तहसील कार्यालय, महानगरपालिका, बैंक, निजी साहूकार के पास किसी भी प्रकार का आपका बकाया होगा या आपका कुछ लेना बाकी होगा, उस सबको आपने नील करना है, उस सबको आपने क्या करना है? खत्म करना है तथा सिंधी हिंदुओं के पास किसी भी स्थानिक मुसलमान के आभूषण, गहने गिरवी होंगे और ना ही किसी मुसलमान के पास हिंदुओं का कुछ गिरवी होगा, ऐसा सर्टिफिकेट देना ज़रूरी कर दिया। सिंधी हिंदुओं के लिए महानगरपालिका और मामलेदार से लाइसेंस बनाना, परमिट बनाना अनिवार्य कर दिया गया। सिंध छोड़ते समय इन लोगों को अपनी संपत्ति, जमीन, जुमला वहीं छोड़ना पड़ा। वे अपने साथ जो कुछ भी ले सकते थे, ले लिया। जो हाथों में ले सकते थे, वो उन्होंने ले लिया, लेकिन रेलवे स्टेशन, बंदरगाह और हवाई अड्डों पर बहुत सारी अनावश्यक जाँचों का सामना करना पड़ा। और ये जाँच करने वाले कौन निरीक्षक थे? ये जाँच करने वाले विशिष्ट समुदाय के पुरुष लोग थे। और ऐसी जाँचों से बचने के लिए अगर किसी हिंदू सिंधी को ऐसी जाँच से बचना है, तो यह विशिष्ट संप्रदाय या समुदाय के पुरुष निरीक्षक पैसों की माँग करते थे। और अगर माँग पूरी ना की गई, तो उनकी बेइज़्ज़ती, उनका अपमान किया करते थे। यह जो निरीक्षक थे, उन निरीक्षकों ने न केवल प्रत्येक सिंधी हिंदुओं के सामान तथा पूरे शरीर की तलाशी कर उनका अपमान भी किया। सामान की तलाशी लें, कोई उसका जिसको कहें कि विरोध नहीं किया जा सकता। लेकिन शारीरिक तलाशी लेने के पीछे क्या मकसद था, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि
ये जो पुरुष निरीक्षक थे, वह सिर्फ़ पुरुषों की तलाशी, शारीरिक तलाशी नहीं लिया करते थे। तो साथ ही साथ महिलाओं का भी वह पूरी जाँच करते थे और उनको उनका अपमान करते थे। और इसीलिए इन निरीक्षकों की तलाशी की सबसे जो अधिक पीड़ा है, वह पीड़ा सिंधी हिंदू महिलाओं को उठानी पड़ी। और आपको बता दूँ, क्या होता था तब? कंट्रोल किसी का नहीं था उस समय में। तो अनेक सिंधु सिंधी हिंदू महिलाओं का अपहरण भी किया गया और उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया। कुछ महिलाओं को अपना धर्म बदलना पड़ा और शायद अपने परिवार का वध करने वालों के साथ अपने परिवार का वध करने वालों के साथ उनको शादी भी करनी पड़ी या शादी करने के लिए मजबूर किया गया। सबसे दर्दनाक बात तो यह है कि परिवार के सदस्य ही अपने सम्मान के लिए उनको जान से मार डालते थे, क्योंकि सबके सामने मेरे परिवार की बहू का, बेटी का अपमान हो, उनको बेइज्जत किया जाए, उससे बेहतर है अपना सम्मान बचाने के लिए अपनी ही बहू-बेटी को मार डालना। यह बहुत बड़ी दर्दनाक दास्तां है और इन दास्तानों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन सबको भूल जाएँगे, तो आज का हमारा ऐश्वर्य, इसका कोई मतलब नहीं रहता। हमें अपने पूर्वजों की बलिदान को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो ऐश्वर्य हमने प्राप्त किया हुआ है, वह बलिदान जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, उस बलिदान के एवज में हमें आज का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। और इसलिए आज की जो ऐश्वर्य भरी ज़िंदगी के पीछे हमारे पूर्वजों ने दिए हुए बलिदान को हमें याद रखना ज़रूरी है। और इसे याद रखने के लिए 14 अगस्त के दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना ज़रूरी है, मनाना चाहिए। और साथ ही साथ हमें अपनी सिंध बनानी है। हमें फिर से वह ऐश्वर्य सिंध का लौटाना है और उसमें लौटना है। इसलिए भारतीय सिंधु सभा 14 अगस्त के दिन सिंधी स्मृति दिन मनाती है और इसको मनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपनी सिंध खुद बनाएँगे और सिंध को अगर बनाना है, तो हमें अपने पूर्वजों को याद करना पड़ेगा और विभाजन का जो दर्द है, उस दर्द को भी याद करना पड़ेगा, उस इतिहास को भी जानना पड़ेगा और इतिहास में भी हमें जाकर अपने पूर्वजों के बलिदान और शौर्य को याद रखना होगा। और इसलिए 14 अगस्त वह काला दिन है, जिस काले दिन को हम कभी भूल नहीं पाएँगे और उस काले दिन को याद करते हुए हमें अपने मकसद पर पहुँचना ज़रूरी है। इसीलिए 14 अगस्त के दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हर सिंधी ने मनाना ज़रूरी है, मनाना चाहिए। आपको अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया, तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। जय झूलेलाल।